ये हमारे पास में दिया हुआ है। तो जब ये यहाँ से a/2 चलेगा तो कितना टाइम लगेगा वो फाइंड करना है। और इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, तो मान लेते हैं इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी वी एक्स होगा, वी मैक्स होगा। तो वी मैक्स इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी ए इंटू ओमेगा होता है। इसका ए अपने को दे रखा है ओमेगा। स्प्रिंग ब्लॉक्स इसका रूट के बाय एम, आपको एम दिया हुआ है, के दिया हुआ है, कितना आ गया है, यानी आ जाएगा 10 रेडियन पर सेकंड, क्योंकि 100 है, ये 1 है। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई है, यानी 0.1 इंटू 10, यानी आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। तो ये वी मैक्स आ गया। और इसको यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा और यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा वो भी सब बता सकते हैं। ये इक्वल टू क्या होता है, यानी 2 पाई बाई कैपिटल T इक्वल टू 10, यानी T इक्वल टू कितना गया, पाई/5 सेकंड, यानी टाइम पीरियड इसका ये होता है। यहाँ से यहाँ आएगा तो देखो ये इस वाले कॉन्सेप्ट से हम लोग निकालें। तो ये हमारा रेफरेंस लाइन होता है, पार्टिकल को हम लोग कैसे मूव कराते हैं। ये इसका राइट एक्सट्रीम मानते हैं हम लोग x=a, और ये इसका लेफ्ट एक्सट्रीम होता है -a। अभी पार्टिकल कहाँ, यहाँ है, यहाँ से कहाँ चला है, यानी यहाँ से ये चला a/2। और इसका जो सर्कल का जो रेडियस होता है वो दरअसल एम्पलीट्यूड ही होता है। ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री होने का मतलब है यहाँ से यहाँ आया। t=0 पर यहाँ था, टी टाइम पर यहाँ है, तो ओमेगा टी, यानी ओमेगा से घूम के आया, तो ओमेगा टी क्या हो जाएगा, पाई/3। और ये कितना है हमारे पास में, 2 पाई/T इंटू टी। तो आ जाएगा हमारे पास में, या ओमेगा की वैल्यू यहाँ रख देते हैं हम लोग। ओमेगा की वैल्यू कितनी थी, 10 थी ना, तो टी कितना आ गया है, तो टी आ गया पाई/30 सेकंड। यानी इतना टाइम लगेगा इसको यहाँ से आते कितना टाइम लगेगा, और यहाँ से आते इसका जो टाइम है वो मिल ही गया। कितना लगेगा, पाई/4, है ना। तो वो यहाँ आएगा तो कितना लगेगा, यानी यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम कितना होगा, T/4 ना। T/4 का मतलब पाई/20 सेकंड। यही करना था। तो आगे हमारे फर्स्ट ऑप्शन आ गया, मैक्सिमम स्पीड कितने टाइम बाद हो रही है, पाई/20 के बाद हो रही है। टाइम टेकन टू कवर पॉइंट 1, वो भी पाई/20 आ रहा है। वो भी सही है, ए सही है, बी सही है और डी सही है। ठीक है। और मैक्सिमम स्पीड तो पूछा नहीं था, खैर वो हम निकाल सकते थे, तो वो उतनी आ गई। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8। In the figure, an object is placed at a distance 25 centimeter from the surface of a convex mirror. एक कॉन्वेक्स मिरर अपने को दिया हुआ है यहाँ, और इसके सामने एक प्लेन मिरर भी रखा हुआ है। तो हमें मालूम है कि रियल ऑब्जेक्ट की ये हमेशा क्या करता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर। तो ऑब्जेक्ट से कितनी डिस्टेंस पर है भाई ये, यानी अगर ऑब्जेक्ट तो 25 सेंटीमीटर पर, एंड अ प्लेन मिरर इज सेट सो दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय द टू मिरर्स, और एक प्लेन मिरर भी यहाँ दिया हुआ है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट अभी इसके बीच की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। Mirrors lie adjacent to each other in the same plane. The plane mirror is placed at 20 centimeter from the object. What is the radius of curvature of the convex mirror? हमें इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, तो यानी पहले इसकी फोकल लेंथ निकाल लेंगे। तो फोकल लेंथ का डबल करेंगे तो अपने को क्या दे देगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। ये कहने का मतलब क्या है, हमें ये मालूम है कि इस ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से 20 सेंटीमीटर पर रखा है तो इमेज उतनी पे बना देगा, यानी इसकी वजह से इमेज यहाँ बनना चाहिए। सॉरी यहाँ
मतलब इसी साइज का बनाएगा नहीं, लेकिन यहाँ से है ना, तो यहाँ पे कितना 20 पर है, तो कितने पे बनाएगा, एक तरह से 20 सेंटीमीटर पे तो बनाएगा। अगर ये नहीं होता, लेकिन इसके अंदर तो 20 बन रहा है, 20 सेंटीमीटर बन रहा है। अब ये लेकिन ये भी कह रहा है कि इसकी वजह से जो इमेज बनेगी वो भी यही कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, इसका मतलब ये कितना हो गया, ये 5 सेंटीमीटर है ना, तो ये पूरा 20 है, 5 है, तो फिर ये कितना हो गया, यानी 15 सेंटीमीटर हो गया ना। इसका मतलब इसकी वजह से कितनी डिस्टेंस पे बन रही है, 15 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है। फॉर्मूला लगा दो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, तो हमें इसका v मिल गया, तो कितना हो गया v -15, है ना। रिफ्लेक्शन फ्रॉम, मैं देख रहा हूँ, सॉरी, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, तो 1/-15, सॉरी है ना, प्लस 1/u, u कितनी डिस्टेंस पर है, यानी इससे 25, +25 इक्वल टू 1/f। आप देखो अपने आप नेगेटिव आ जाएगी, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 150 ले लेता हूँ। कितना हो गया इसका -10, इसका कितना हो गया 6 इक्वल टू 1/f, कितना हो गया -4, यानी एफ इक्वल टू क्या आ गया -150/4। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो 2f इक्वल टू क्या आ गया -150/2, यानी माइनस, इसका मतलब इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया, 75 सेंटीमीटर। ये आंसर, इसको नो पैरेलैक्स कंडीशन भी बोलते हैं, मालूम है इसको क्या बोलेंगे, नो पैरेलैक्स। तो क्वेश्चन में नो पैरेलैक्स करके भी बोल देगा वो, इसका मतलब है कि दोनों एक ही प्लेन में है ना। वो या तो इसमें तो खैर क्लियर ही बोलते हैं कि दोनों एक ही प्लेन में, लेकिन वो ये भी बोलेगा कि इमेजेस आर नो पैरेलैक्स, इस तरह से, तो इसका मतलब दोनों एक ही प्लेन में है। In the figure shown, M1 and M2 are two spherical mirrors of focal length 20 centimeter each. AB and CD are their principal axes respectively, which are separated by 1 centimeter. PQ is an object of height 2 centimeter and kept at a distance 30 centimeter from M1. The separation between the mirrors is 50 centimeter. Consider two successive reflections, first on M1, then on M2. Find the size of the second image. Also find distances of endpoints P double dash and Q double dash of that image from the line AB. तो देखो कैसा दिया है इसने अपने को, दो मिरर दिए हुए हैं, इसमें एक कॉन्वेक्स है और एक कॉनकेव है, लेकिन इनके प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो कोइंसाइड नहीं कर रही है। एक की प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर की तरफ है, वो किसकी है, कॉनकेव की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है और इसको ये M1 मान रहा है, और इसकी फोकल लेंथ भी कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर है, और ये इसके लिए ये ए और ये बी प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये हमारे पास में यहाँ दूसरा कॉन्वेक्स दिया है, यहाँ इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि सी और डी है, और ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसकी भी फोकल लेंथ इसने 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इन दोनों प्लेन मिरर के बीच की डिस्टेंस जो, सॉरी, इन दोनों स्फेरिकल मिरर के बीच की डिस्टेंस जो है वो इसने दिया है, कितना है, 50 सेंटीमीटर है। और एक ऑब्जेक्ट है जो ए बी प्रिंसिपल एक्सिस पर है, जो कि पी क्यू ऑब्जेक्ट है, जिसकी हाइट भी यहाँ दिया है 2 सेंटीमीटर है। तो ये पी और ये क्यू, और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है M1 से, M1 से उसके डिस्टेंस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो फाइनल दो
दूसरा इमेज जो बनेगा, यानी पहला M1 से बनेगा, जो M1 से बनेगा वो M2 के लिए होगा, जो इमेज बनेगा मिलेगा उस आधार पे। तो ये कह रहा है कि पानी पी डबल डैश क्यू डबल डैश जो डिस्टेंसेस मिलेगी, उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल ही है, सिस्टमेटिक चलना है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखो ये इसका प्रिंसिपल ऐसे, यहाँ से इसकी डिस्टेंस दिया हुआ है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी वजह से इमेज बनाएंगे, और वो कहाँ बन रही है पहले इसकी पोजीशन देखते हैं। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1, क्योंकि इसने कहा कि पहले इससे लेना है, तो 1/v नहीं मालूम, प्लस 1/u, u कितना है इसका -30, इक्वल टू इसका एफ भी क्या है -20। सॉल्व कर लेते हैं। v इक्वल टू 1/30 -1/20, यानी हमारे पास आ गया 60, ले लेते हैं यहाँ, तो हो गया 2 माइनस 3, यानी v इक्वल टू आ गया -60। आगे बस, अब -60 आया गया, तो पहले हम लोग हाइट ऑफ द इमेज 1/ho इक्वल टू -v/u, तो hi1 ये हो गया +2 इक्वल टू -60 डिवाइड बाई -30, तो हमारे पास कितना आ गया भाई, ये -2। इसका मतलब hi1 कितना आ गया -4। -4 का मतलब क्या है? अच्छा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी दिया हुआ है, इसमें कितना है 1 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अपने को दिया है 1 सेंटीमीटर है, और hi1 ना कितना आ गया -4। इसका मतलब हुआ कि इमेज, क्योंकि यहाँ से यहाँ बनना चाहिए, इसकी वजह से जो इमेज यहाँ ये नहीं होता तो यहाँ बनती ये इमेज, यानी ये क्या हो गया हमारे पास में क्यू डबल डैश हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास में, सॉरी, ये पी डैश हो गया, और ये क्यू डैश हुआ ना भी, तो क्योंकि इसकी वजह से इमेज मिली। अब ये कितना बन रहा है 60 पे बन रहा है, इसका मतलब ये कितना हुआ 10 हुआ ना। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया 10 पे रखा हुआ है। अब इसकी वजह से देखेंगे, लेकिन अब इसमें क्या करेंगे, बी तो निकाल लेंगे, लेकिन इसका प्रिंसिपल एक्सिस तो ये हुआ ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या है 1 सेंटीमीटर ऊपर है, और इसके करस्पॉन्ड नीचे है, तो दोनों का अलग अलग पोजीशन निकालेंगे। यू मतलब वी तो दोनों के लिए सेम होगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास में रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2। तो आप देख रहे हो कि यहाँ 1/v नहीं मालूम, 1/u मालूम है, इसके लिए इधर है कितना -10 इक्वल टू इसकी फोकल लेंथ भी उधर ही है, तो माइनस, तुम्हारे पास कितना आ गया 1/=1/10 -1/20, यानी कितना आ गया 1/20, तो यानी v इक्वल टू कितना आ गया 20। 20 का मतलब क्या हुआ, इमेज कहाँ बन गई, क्योंकि ये कितना है 20 तो है, यानी इसने इमेज कहाँ बना दी है, यानी इस लाइन पर होगी कहीं। अभी बता नहीं रहा हूँ मैं, अभी इसके लिए अलग से देखेंगे पी डैश कहाँ जाएगा, इसके लिए पी डैश के लिए क्या लिखेंगे, देखो इसकी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, लेकिन यहाँ 1 सेंटीमीटर है, तो hi p डैश बाई, उसको क्या लिखूंगा मैं +1 इक्वल टू v, तो क्या लिखेंगे -20 डिवाइड बाई -10, तो ये क्या हो जाएगा +2, यानी कितना आ गया hi p डैश किधर बन रहा है 2 का मतलब हुआ यहाँ से, यहाँ से किस जगह बन रहा है, यहाँ कहीं बन रहा है, यानी ये पॉइंट क्या हो गया हमारे पास में, ये हो गया पी डबल डैश, क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ से कितनी आ रही है, ये 2 सेंटीमीटर आ रही है। ये बात समझ आ रही होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ से hi p डैश देखो +2 आ रहा है, तो इसका यानी ये पॉइंट पी डबल डैश का मिल गया अपने को 2 सेंटीमीटर पे। अब इसकी बात करेंगे, तो यहाँ से कितना है इसका 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि टोटल 4 था ना, तो ये कितना है यहाँ से 3 सेंटीमीटर है, इसके लिए लिखेंगे hi q डैश बाई क्या लिखूंगा -3 इक्वल टू -20 बाई -10, तो इसका कितना आ गया hi q डैश, तो ये आ गया हमारे पास में +6 सेंटीमीटर, और ये कितना आ रहा है +2 सेंटीमीटर, यानी ये कहाँ बन रहा है, यानी ये यहाँ बन, सॉरी प्लस आ रहा है, नहीं सॉरी माइनस 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 हो जाएगा ना, सॉरी कितना आ रहा है माइनस आ जाएगा, क्योंकि -3 था ना, यहाँ से +2 मिलेगा तो -6, यानी नीचे की तरफ जा रहा है, यानी ये कहाँ बन रहा है, इसका मतलब है क्यू डबल डैश यहाँ बन रहा है।
ये इसके बीच की डिस्टेंस कितना हुआ, 6 सेंटीमीटर ना। तो आप देख रहे हो कि यहाँ ये डिस्टेंस कितना हो गया, इनके बीच की 8 सेंटीमीटर हो गया ना। तो यही आंसर है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 8 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे करना था। और क्या बताना था? अच्छा, ए बी लाइन से वो कितनी डिस्टेंस पर है? ए बी लाइन से वो डबल डेश कितने पर है, 1 सेंटीमीटर पर है। और ए बी लाइन से नीचे कितना, 7 सेंटीमीटर पर है ये। और क्या पूछ रहे थे आप इसमें? ये था ना, क्वेश्चन नंबर 9 ही पूछ रहे थे ना। हाँ सर। फिर टेंथ भी बता, टेंथ तो नहीं बताना है ना। आप लोगों की मुझे आवाज नहीं आती यार। चलिए, अब क्या बताना है? तो जो थोड़ा बहुत बचा वो पढ़ा देता हूँ मैं आपको, ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ये क्वेश्चन देखा है कि नहीं मैंने देखा है नहीं देखा है क्वेश्चन आपको? इसका सॉल्यूशन देखा नहीं देखा आप लोगों ने? आप देखा लोगों है की सर। आवाज, देखा है ना, इसका सॉल्यूशन बताया ना मैंने आपको। ध्यान ही हाँ नहीं सर। रहा है। मुझे लगा कि ठीक है। हम्म। चलिए, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? मैं आपको 119 बता चुका था, 120 बता देता हूँ मैं आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक का शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि टू कंडक्टिंग होलो स्फेरिकल शेल्स ऑफ रेडियाई आर एंड टू आर कैरी चार्जेस -q एंड 3q रेस्पेक्टिवली। यानी हमारे पास में ये एक स्फेयर है, कॉन्सेंट्रिक स्फेयर से। तो इसकी रेडियस आर है, और बार वाले की जो रेडियस है वो 2r है। और इस पे -q चार्ज दिया, आउटर वाले पर इसने 3q चार्ज दिया। इसने कहा कि टू कंडक्टिंग होलो स्फेरिकल शेल्स ऑफ रेडियाई r and 2r carry charges -q and 3q respectively. How much charge will flow into the earth if the inner shell is grounded? फिर इसी में मॉडिफाई करेंगे कि आउटर शेल को अगर ग्राउंड करेंगे तो कितना चार्ज फ्लो होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी किसी भी कंडक्टर को आप अर्थ से कनेक्ट करोगे, उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अभी इस तरह से अपने को दिया, इस पे टोटल चार्ज -q और इस पे टोटल चार्ज 3q है। अभी मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि इनर सरफेस पे कितना चार्ज है, आउटर पे कितना है, दोनों का मिला के यहाँ 3q है और यहाँ -q है। और इसको अर्थ कर दिया।
तो करना क्या है, देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसको हमने अर्थ किया, तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी अर्थ करेंगे इसका पोटेंशियल क्या लेना है, जीरो लेना है। कॉन्सेप्ट ये है। और ये आउटर में किस पेयर है इसके, इस पॉइंट को मैं ए ले लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी ले लेता हूँ। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो। जीरो होने का मतलब है कि इस पूरी शेल का, पूरे कंडक्टर स्फेरिकल शेल है उसका जीरो हो जाना। तो इसका मतलब इसका भी जीरो हो जाना। इस पे चार्ज कितना है, 3Q। अब आप देखो कि इस पे अगर आप देख रहे हो तो इस पे तो जीरो, अगर इसकी वजह से भी तो पोटेंशियल देखेंगे, लेकिन ऐसे तो जीरो नहीं आ रहा है। इसका मतलब इस पे कुछ तो चार्ज मानना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि इस पे चार्ज क्यों आ गया। अब जो पोटेंशियल जीरो कहने का मतलब ये है कि जितने भी चार्जेज हैं सबकी वजह से पोटेंशियल देखना होता है। ये तो ये ध्यान रखना है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं ना हम लोग सब, जितने भी चार्जेस प्रेजेंट होते हैं सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, वैसे ही जितने भी चार्ज प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी देखते हैं। तो इस पर चार्ज क्या आ गया, क्यू चार्ज आ गया, है ना। ये इसका सेंटर है, इसका सेंटर ये है और इसका भी सेंटर यही है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर से। इस पे क्यू चार्ज आ गया। तो अब इसको अर्थ कर दिया तो पोटेंशियल जीरो हो गया। तो अब इस पे चार्ज कितना डेवलप हुआ वो अपने को फाइंड करना है, वो मिल जाएगा तो हमें बता देंगे कि इतना चार्ज फ्लो किया। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, आप कभी भी अर्थ करने का मतलब ये नहीं समझना है कि चार्ज जीरो हो गया। अर्थ करने का मतलब समझना है कि पोटेंशियल जीरो हो गया। समझ में आया मैंने क्या क्या। अगर उस पर चार्ज जीरो जीरो आना होगा तो जीरो आ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वो नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। ठीक है। तो इसकी रेडियस हमें दे रखा है, इसकी रेडियस दिया हुआ है 2r है। इसका पोटेंशियल इसकी खुद की वजह से लिखेंगे तो वी ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि अर्थ किया हुआ है। तो जाएगा के क्यू बाई आर प्लस, इस पर क्यू 3Q चार्ज है तो इसकी वजह से कितना होगा, KQ 3Q/2r, क्योंकि इसके यहाँ और सब जगह क्या होता है, सेम होता है। तो इस केस में ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। तो आप देखो K/R तो जीरो हो नहीं सकता, यानी Q की वैल्यू कितनी आ गई, -3Q/2। इसका मतलब इस पे चार्ज कितना आ गया, -3Q/2। तो आप देख रहे हो कि इस पे पहले कितना था, -Q था, अब इस पे चार्ज कितना आ गया, -3Q/2। -3Q/2 आने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ से Q/2 फ्लो कर गया। यानी यहाँ से कितना फ्लो कर गया, यहाँ अर्थ में Q/2 फ्लो कर गया। Q/2 फ्लो करने का मतलब है उसके करस्पॉन्डिंग उतने इलेक्ट्रॉन आ गए ना यहाँ। आ रही बात समझ में भाई, पहले -Q तो था ही से, बाद में -3Q/2 भी हो गया, तो यानी Q/2 और आया तो -Q/2 आया है ना। -Q/2 आने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से उस Q/2 चार्ज फ्लो कर गया। तो यानी अर्थ में कितना चार्ज फ्लो कर गया, Q/2। तो Q/2 चार्ज फ्लोन टू दी अर्थ। ये कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है। ठीक है, ये आ गया। और फाइनल चार्ज इस पे कितना आ गया, ये आ गया -3Q/2। अगर पूछा जाए कि अब फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताओ सरफेसेस पर, तो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दी सरफेसेस, स्फेरिकल सरफेसेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा इस तरह से। तो ये आर है, इस पे चार्ज कितना आ गया, -3Q/2। इस पर आ गया -3Q/2। तो फिर इस पे कितना चला गया, +3Q/2। क्यों चला गया, क्योंकि इसके अंदर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ये भी बात हो गई थी। इस पर टोटल चार्ज कितना था, 3Q, इसका मतलब आउटर सरफेस पे कितना चला गया, 3Q/2, क्योंकि टोटल चार्ज अभी भी 3Q बना रहना चाहिए। तो इस तरह से इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो बाहर कितना चला गया, 3Q/2, यानी +3Q/2 बाहर चला गया। तो ये आ गया है 3Q/2 +3Q/2, कितना हो गया, 3Q। 3Q चार्ज इस पे होना चाहिए था। ये इस तरह से। अब मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ, इसमें मान लो पहला पार्ट था कि इनर को हमने अर्थ किया है, अब मैं दूसरा ले रहा हूँ इसमें आउटर स्फेयर को हम लोग अर्थ कर रहे हैं। तो आउटर
इज अर्थड, उसको अर्थ किया तो इस पे कितना चार्ज था, माइनस क्यू था, तो माइनस क्यू यहाँ पड़ा रहेगा इस पे तो। और इसको अर्थ करने के बाद में हमने इसको अर्थ कर दिया, इसका पोटेंशियल क्या हो गया, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, इसकी ये रेडियस आर है, इसकी रेडियस टू आर है, यानी इसका पोटेंशियल क्या हो गया, वी बी जीरो होना चाहिए, क्योंकि जब भी जिस भी कंडक्टर को आप अर्थ से कनेक्ट करोगे उसका पोटेंशियल जीरो। अब इसका पोटेंशियल लिखेंगे यहाँ, तो इसका मतलब जीरो होने का मतलब क्यों, क्योंकि इसकी वजह से तो यहाँ पोटेंशियल जीरो नहीं आ रहा है, क्योंकि इसकी वजह से तो क्या मिल जाएगा, माइनस के क्यू बाई टू आर मिल रहा है, जबकि जीरो आना चाहिए, इसका मतलब इस पे चार्ज आएगा, तो मान लेते हैं क्यू चार्ज आया, तो क्यू चार्ज आया तो वी बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो, यानी खुद की वजह से लिखेंगे तो के क्यू बाई टू आर, इसकी वजह से लिखेंगे तो प्लस के माइनस टू क्यू, सॉरी क्यू है, सॉरी क्यू चार्ज है, बाई टू आर, कितना आ गया, इसका मतलब इस पे चार्ज आ गया प्लस क्यू, इस पे चार्ज कितना आ गया, प्लस क्यू, यानी इसका मतलब इसका चार्ज कितना फ्लो कर गया, क्योंकि पहले तो थ्री क्यू था, तो फाइनली कितना रह गया क्यू, इसका मतलब टू क्यू चार्ज फ्लो कर गया, इस केस में कितना चार्ज फ्लो कर गया, यानी अर्थ में जो चार्ज फ्लो किया है यहाँ वो टू क्यू फ्लो कर गया, क्योंकि फाइनल चार्ज क्या आ गया यहाँ क्यू, क्योंकि पहले तो थ्री क्यू था, ठीक है ना, अभी कितना रह गया यहाँ, क्यू रह गया, तो टू क्यू फ्लो कर गया। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो अब इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो इस पे क्या था, माइनस क्यू था, इस पर इसका मतलब सारा चार्ज कहाँ जाएगा, वो जो क्यू आया था सारा चार्ज अंदर आ जाएगा, आउटर सरफेस पे चार्ज क्या चला जाएगा, इस पर जीरो चला जाएगा, क्योंकि इस स्फीयर पे चार्ज ही क्यू बचा हुआ है, क्योंकि अर्थ करने के बाद में उस पे चार्ज कितना बचा हुआ है, प्लस क्यू बचा है, तो इस पे कितना आ जाएगा, प्लस क्यू यहाँ आ जाएगा, बाहर आउटर में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बस ये था, इसका पोटेंशियल क्या है यहाँ, जीरो है, ये बी पॉइंट है और ये पॉइंट है, इस तरह से करना है। तो ये स्फीयर वाली बात तो हो गई, अब बात करते हैं प्लेट्स को लेकर। तो नेक्स्ट हमारे पास में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दी surfaces of parallel plates। तो पहला केस लेता हूं मैं यहाँ, मान लो ये प्लेट है हमारे पास में, ठीक है, और इसको हमने क्यू चार्ज है, शायद ये बताया मैंने ये वाला पार्ट, तो इसे चलो बताता हूँ मैं। तो इस पे चार्ज, तो यहाँ ये क्या है, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस ऑफ पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स से, दरअसल ये कौन से प्लेट्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ, कंडक्टिंग प्लेट्स की बात कर रहे हैं। तो चार्ज क्या हो जाएगा यहाँ, इस पर चला जाएगा क्यू बाई टू, क्यों चला जाएगा, और इस पर भी कितना चला जाएगा, क्यू बाई टू चला जाएगा। ये इनफाइनाइट प्लेट मानना है, ध्यान रखना है, इधर कितना चला जाएगा क्यू बाई टू, इधर कितना चला जाएगा क्यू बाई टू, क्योंकि मैंने पहले बोला इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि ये प्लेन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उधर की साइड होगा ना, और इस प्लेन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर की साइड होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होना चाहिए, जीरो आना चाहिए था। ई इन जीरो आने की वजह से इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, क्यू बाई टू हो गया। दूसरा, दूसरे में क्या हो जाएगा कि मान लो ये प्लेट यहाँ रखी है, अब इसके बगल में हम लोग एक और प्लेट लाते हैं, मान लो ये प्लेट लेकर आए, ये भी इनफाइनाइट प्लेट है, यानी ये प्लेट वन है और ये प्लेट टू है, लेकिन सिर्फ हमने इसी को चार्ज दिया है। अब अपने को इस पर भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, इस पर भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, तो क्या करेंगे इस तरह के केसेस के लिए हम लोग, क्योंकि अब देखो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए,
जीरो होना चाहिए, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी मर्जी से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मानेंगे। देखो कैसे, फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक को अप्लाई करेगा यहाँ। तो यहाँ मैंने चार्ज मान लिया इस पर, क्योंकि हमने कितना चार्ज दिया इस पूरी प्लेट पर, क्यू दिया, तो इस पर चार्ज मैंने मान लिया कि क्यू आ गया। तो ये तो आइसोलेटेड प्लेट है, तो इसका मतलब इस पर चार्ज कितना आ जाएगा इधर, तो इस पर आ जाएगा क्यू माइनस क्यू ना, क्योंकि दोनों का मिला के। और इस वाली प्लेट, इस वाले सरफेस पर आ गया, मान लेते हैं क्यू डैश, तो इस पे तो चार्ज जीरो ही था, तो इस पे क्या आ जाएगा फिर, इसका मतलब माइनस क्यू डैश इस वाले पार्ट में आ जाएगा ना। यानी इस सरफेस पे जो चार्ज है वो क्यू है, इस वाले सरफेस पे चार्ज जो है क्यू माइनस क्यू है। ये प्लेट्स है दरअसल, ये प्लेट्स ऐसे रखी है, एक प्लेट यहाँ और एक प्लेट यहाँ है। हरी बात सुनो, इसको दो सरफेस है, इधर वाला और एक पीछे वाला। पीछे वाले पे चार्ज कितना है, क्यू है, और इस वाले पे सरफेस पे चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू माइनस क्यू है, क्योंकि इस पे टोटल चार्ज क्यू बना रहना चाहिए था। इस पे क्यू डैश या माइनस क्यू डैश, क्यों, क्योंकि टोटल चार्ज पहले जीरो था, तो बाद में भी जीरो बना रहना चाहिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब क्या करेंगे, इन चार्जेस को निकालेंगे, क्यू डैश और क्यू को। कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये प्लेट्स के हमारे पास में इनफाइनाइट है, तो इस प्लेट वन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लेट वन के अंदर जीरो होना चाहिए। उसी तरह इस प्लेट के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में मेटल के अंदर या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे अब हम लोग। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। तो ये हमारे पास में वन रीजन है, मतलब ये मेटल वन है ना। तो आप देखो इस सरफेस की वजह से, यानी मैं लिखूंगा यहाँ E1 इक्वल टू, इस सरफेस देखो इस पे जो चार्ज है ये प्लस चार्ज, इसका मतलब क्या है, प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज है इसका मतलब इस प्लेट पर इधर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा ना, कितना होगा। अच्छा, एरिया क्रॉस सेक्शन सबका ए, क्या लिखेंगे, क्यू बाई ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट ना। और इस ये भी पूरा पॉजिटिव मानेंगे, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उधर की तरफ होगा ना, तो क्या लिखेंगे, क्यू माइनस क्यू बाई ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट ना, प्लस, अब ये चार्जेस का भी तो लिखना है। इस चार्ज की वजह से, ये क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से क्या होगा, उधर की तरफ होगा, इधर उधर की तरफ होगा, तो क्या लिखेंगे, माइनस क्यू डैश बाई ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट। अरे माइनस क्यू डैश, क्यू की माइनस क्यू की वजह से क्या होगा, माइनस क्यू की तरफ ही होगा, इधर की तरफ होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, प्लस क्यू डैश ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट। और ये मिला के क्या आना चाहिए, ये मिला के जीरो आना चाहिए, क्योंकि मेटल के अंदर देख रहे हैं हम लोग। तो आप देखोगे कि जीरो इक्वल टू क्या आ गया, देखो ये आ गया ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट, तो सब कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू डैश प्लस क्यू डैश, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो जीरो इक्वल टू कितना आ गया, क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू। तो आप देख रहे हो कि क्यू की वैल्यू क्या आ गई यहाँ अपने आप, क्यू बाई टू आ गया। यानी इस सरफेस पे चार्ज कितना चला गया, क्यू बाई टू, तो फिर इस पे भी कितना चला गया, क्यू बाई टू, क्योंकि क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू बाई टू। अब इसका निकालेंगे, है ना, इसका भी कर लेते हैं, कैसे करेंगे देखो। अब अपने को इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है, तो E2 और ये इक्वल टू क्या करना है, जीरो। तो यहाँ देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पर इधर होगी ना, क्योंकि माइनस है ना, तो किधर होगी, इधर की तरफ, क्यू डैश बाई ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट में प्लस क्यू डैश, इसकी वजह से भी इधर ही होगी, क्योंकि इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा इसका भी, क्यू डैश बाई ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस, इसकी वजह से ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर ही होगा, क्या लिखेंगे, क्यू माइनस क्यू बाई ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस, ये भी पूरा पॉजिटिव है। अभी हम बात नहीं कर रहे हैं कितना क्या, अभी तो केवल क्यू है, तो इसकी वजह से इधर ही है, कितना आ जाएगा, क्यू बाई ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट तो हट जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारे पास में क्यू डैश प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू। आप देख रहे हो क्या, तो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, देखो क्यू डैश इक्वल टू आ गया माइनस क्यू बाई टू।
यानी फाइनल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ देखो, फाइनल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ यहाँ, ये हमारे पास में क्या थी, ये प्लेट 1 थी, तो इधर की तरफ क्या आ रहा है, Q/2 आ रहा है, इधर की वजह, इधर की साइड भी कितना आ रहा है, Q/2 आ रहा है। अब यहाँ क्या लिया था हमने, Q डैश, यहाँ क्या आ रहा है लेकिन Q डैश माइनस Q/2 आ रहा है, यहाँ आ जाएगा माइनस Q/2, और यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस Q/2। तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, तो अपने आप इधर Q/2 यहाँ माइनस Q/2 यहाँ Q/2, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। इस तरह से करेंगे। अब इसका ट्रिक क्या है देखो, यानी इसका अल्टरनेट क्या है, तो समझ लेगा। टोटल चार्ज कितना दोनों प्लेट पर, क्यू ही है, टोटल चार्ज कितना है इस पर, क्यू है ना, क्योंकि प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, इसको हमने चार्ज कितना दिया है, क्यू, इस पे चार्ज 0 है, इस पे चार्ज क्यू है, तो टोटल चार्ज कितना है, क्यू। अब क्यू को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अब ध्यान ये रखना है कि ये नहीं कह रहा हूँ कि प्लेट 2 है इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे, 3 होते तो 3 से डिवाइड करते हैं, कॉन्सेप्ट वो नहीं है। कॉन्सेप्ट है कि जितना भी चार्ज होगा, जैसे अभी एक और क्वेश्चन होगा मैं, तो अभी चार्ज कितना है, क्यू, क्यू को आधा करेंगे Q/2, तो Q/2 इस सरफेस पे जाएगा, Q/2 इस सरफेस पे जाएगा, मतलब ऐसे इस पे जाएगा Q/2 और इस सरफेस पे भी जाएगा Q/2। आधा करने के बाद आउटर प्लेट्स के आउटर सरफेसेस पे Q/2, लेकिन इस पे चार्ज कितना था, 0, तो अगर यहाँ Q/2 आया तो फिर इधर कितना आना चाहिए, माइनस Q/2, और यहाँ तो Q/2 तो इस पर Q चार्ज दिया था, तो इस पे कितना आना चाहिए, प्लस Q/2। ये आंसर आ गया। देखो कैसे, एक और क्वेश्चन लेता हूँ। मान लो तीन, मान लो जैसे कि 2 ही प्लेट ले लेते हो, इसको कितना दिया हमने, Q1, है ना, इसको कितना दिया हमने, Q2, इस प्लेट को कितना दिया Q1, इस प्लेट को कितना दिया Q2, दोनों का सम करो, Q1 प्लस Q2/2 करेंगे, वो कहाँ चला जाएगा, आउटर, इस प्लेट के आउटर सरफेसेस पे, इस प्लेट के आउटर सरफेसेस पे, यानी यहाँ चला जाएगा Q1 प्लस Q2/2, यहाँ भी कितना चला जाएगा, Q1 प्लस Q